नमस्कार दोस्तों। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। तो आज एक बार फिर से हम आपका अपने YouTube चैनल जीएस डिग्री सेंटर पर स्वागत करते हैं। आज से हम प्राचीन इतिहास की श्रृंखला को लेकर चलेंगे और प्राचीन इतिहास मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से लेके पूरे इतिहास का अध्ययन हम करेंगे। तो दोस्तों आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता के कुछ 5 कंटेंटों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि समय के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन थी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में अध्ययन करेंगे, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। उसके बाद सिंधु सभ्यता के नामकरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये सब बहुत कम समय में और बहुत अधिक जानकारी देने के लिए हमने ऐसा किया कि पहले ही ये सब चीज तैयार कर लिया, ताकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता के समय के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता का समय काल क्या से क्या तक था। इसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय निर्धारित किए हैं कि सिंधु सभ्यता का समय काल क्या था। जैसे अगर हम कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर देखें तो कार्बन डेटिंग पद्धति, तो सबसे पहले ये आपको बता दें कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होती है। जैसे किसी भी वस्तु की प्राचीनता का अगर हमें अध्ययन करना होता है तो हम कार्बन डेटिंग पद्धति का अध्ययन करते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से उस वस्तु की प्राचीनता का अध्ययन करते हैं। अब कार्बन डेटिंग पद्धति से हम केवल 50,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं का अध्ययन कर पाएंगे। लेकिन अगर इससे और पुरानी वस्तुओं का अगर हमें अध्ययन करना होगा तब हमें उसके लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों का अध्ययन करना होगा तो हम कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से अध्ययन करेंगे। अगर उससे अधिक पुराने जीवाश्मों का हमें अध्ययन करना होगा तो हम यूरेनियम डेटिंग पद्धति के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर यह बताया गया कि जो सिंधु सभ्यता थी उसका काल 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद मार्टिमर हेलर ने बताया कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल था। और डीपी अग्रवाल ने बताया 2350 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल था। और सर जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में इस सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई थी, उन्होंने बताया कि 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का काल था। तो ये था काल के बारे में। दोस्तों अब हम इसके समकालीन सभ्यता की बात करेंगे। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी या सिंधु सभ्यता थी, इसके समकालीन 2 सभ्यताएं थी। जैसे एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और दूसरी है मिस्र की सभ्यता। अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो वर्तमान में इराक में, आज का इराक और उस समय का मेसोपोटामिया था, और वहां विकसित हुई थी किस नदी के किनारे, दजला और फरात नदियों के किनारे ये मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। और मिस्र की सभ्यता जो थी वह नील नदी थी, और नील नदी को और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी, जहां से सिंधु सभ्यता का व्यापार जल मार्ग से होता था। तो ये था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता के बारे में। अगर हम सिंधु सभ्यता के निर्माता की बात करें कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो उसके लिए भी हमें जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे, तो पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। प्रोटो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड ये सिंधु सभ्यता, मतलब ये जाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जाति, यह प्रथम जाति जो सिंधु सभ्यता में प्रवेश किया था। यह प्रथम जाति जो सिंधु सभ्यता में प्रवेश की थी। उसके बाद भूमध्य सागरी, उसके बाद मंगोलायड, और उसके बाद आते हैं अल्पाइन। दूसरे हैं भूमध्य सागरी, तीसरे हैं मंगोलायड, और चौथे आते हैं अल्पाइन। अगर हमें इन्हें याद करना होगा, इनका क्रम क्या है या इनको आराम से याद करना, इसके लिए ट्रिक आप लिख सकते हैं। ट्रिक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की भूमि से ऑस्ट्रेलिया की भूमि से मंगोल आए। मंगोल का आक्रमण हुआ था दोस्तों भारत पर। मंगोल आए, ऑस्ट्रेलिया की भूमि से कौन आए? मंगोल आए। आज से हो गया दोस्तों ऑस्ट्रेलायड। ऑस्ट्रेलायड मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलायड।
और भूम से हो गया दोस्तों भूमध्य सागरी, और मंगोल से हो गया दोस्तों मंगोलायड, और आ से हो गया दोस्तों अल्पाइन। तो इस आधार पे हम सिंधु सभ्यता के निर्माता का अध्ययन कर सकते हैं। तो किस जात के थे जो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे, वे किस जात के थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के थे, भूमध्य सागरी थे, मंगोलायड थे, या अल्पाइन थे? अगर हम प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इसके जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ये मध्य भारत में जो वर्तमान रूप में निवास करती हैं अनुसूचित जातियां और जनजातियां, ये कहते हैं कि मध्य भारत में वही है जो उस समय की प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थी। अगर हम भूमध्य सागरी की बात करें, उस समय जो बलूचिस्तान क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनको भूमध्य सागरी कहा जाता है। और मंगोलायड जो की बात करें तो उप हिमालयी क्षेत्र में जो बसे हैं उन्हें मंगोलायड कहा जाता था। और अल्पाइन की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र में ये इनका निवास स्थान था। इन क्षेत्रों में ये पाए जाते थे। तो ये सिंधु सभ्यता के निर्माता की बात हुई। आपको हमारे ख्याल से आसानी से समझ में आ गया होगा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में क्या तथ्य दिए गए हैं। सबसे बढ़िया आराम से ट्रिक याद कर सकते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया की भूमि से कौन आए? मंगोल आए। ऑस्ट्रेलिया की भूमि से मंगोल आए। ऑस्ट्रेलिया से प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, भूमि से भूमध्य सागरी, मंगोल से मंगोलायड, और आय से अल्पाइन। तो आराम से आपको याद हो सकता है। तो चलिए इसके तीसरे कंटेंट की तरफ चलते हैं। तीसरा है दोस्तों सिंधु सभ्यता, चौथा है सिंधु सभ्यता का नामकरण। सिंधु सभ्यता के नामकरण के भी कई नाम है। सिंधु सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो दयाराम साहनी के नेतृत्व में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने जो खोज किया था हड़प्पा स्थल की, वह आपको सबसे पहले हड़प्पा गांव में, पाकिस्तान के किस गांव में? हड़प्पा गांव में खोज किया था। इसीलिए हड़प्पा गांव में खोज करने के कारण इसे क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। उसके बाद अगर हम बात करें सर जॉन मार्शल, जिसके नेतृत्व में इस सभ्यता, पूरी सभ्यता की खुदाई हुई, तो सर जॉन मार्शल ने इसे 1924 में, अगर बात करें तो 1924 में इसका नामकरण किया और इसे संघ सभ्यता नाम दिया सर जॉन मार्शल ने। कब दिया? 1924 में। और उसके बाद मार्टिमर हिलर ने इसे सिंधु सभ्यता कहा, और गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा। प्रथम नगरीय सभ्यता की बात करें, उस समय की जो सभ्यता थी दोस्तों, वह बहुत विकसित थी। जो सिंधु सभ्यता थी बहुत विकसित थी। आज की वर्तमान की सभ्यता, आज के जो वर्तमान हम लोग की स्थिति है, इससे भी कहीं ज्यादा अच्छी उस समय की सभ्यता थी। इसलिए उसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा, क्योंकि वहां पे जो बस्तियां बसी थी और जो सड़कें थी वे सब ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबा और टिन मिलाकर एक नई धातु कांसा का निर्माण किया था, इसलिए इसे क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। और इसे यूनानियों ने इसे सिंडल सभ्यता कहा। क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि यूनानी जो थे वे कपास को सिंडल कहते थे, इसलिए यहाँ पे इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन अधिक होता था, इसलिए यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंडल सभ्यता कहा था। उसके बाद करें मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के लोग जो थे सिंधु सभ्यता को मेलुहा के नाम से जानते थे। मेलुहा सभ्यता या मेलुहा के नाम से जानते थे। कहाँ के लोग? मेसोपोटामिया के लोग। और ऋग्वेद में बात करें दोस्तों, तो ऋग्वेद में सिंधु सभ्यता का नाम हरियूपिया दिया गया है। और सिंधु सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता या सरस्वती हाकरा सभ्यता के नाम से, घग्गर हाकरा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंधु सभ्यता के नामकरण के बारे में था। एक बार फिर से देख लीजिए, हड़प्पा गांव में पहली बार खुदाई हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और 1924 में जिनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी, यानी सर जॉन मार्शल ने इसे संजय सभ्यता नामकरण दिया। उसके बाद मार्टिमर ह्यूलर ने इसे सिंधु सभ्यता कहा, और गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना। उसके बाद इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। क्यों? क्योंकि तांबा और टिन मिलाकर यहाँ के लोगों ने एक नई धातु बनाई थी कांसा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यूनानियों ने इसे दोस्तों सिंडल सभ्यता कहा। क्यों? क्योंकि यूनानी जो थे वे कपास को सिंडल कहते थे, और कपास का उत्पादन यहाँ अधिक होता था, इसलिए यूनानी जो थे इसे सिंडल सभ्यता नाम देते हैं। उसके बाद
जो मेसोपोटामिया यानी इराक के लोग ये दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुए थे, इन्होंने इसे मेलुआ सभ्यता के नाम से जाना। और ऋग्वेद में सिंधु सभ्यता को हरयूपिया के नाम से जाना जाता है। और 1947 यानी जब भारत की आजादी होती है, आजादी के बाद जो सबसे ज्यादा अवशेष पाए गए वह सरस्वती और घग्गर नदी के किनारे पाए गए, इसलिए इसे घग्गर हाकरा सभ्यता के नाम से या सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारे ख्याल से हमको आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के आकार की, तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का आकार भी हम बहुत आसानी से अब समझ सकते हैं। सिंधु सभ्यता का आकार, अगर सिंधु सभ्यता के 4 छोर की बात करें तो पूर्व में ये यूपी, पूर्व में बात करें दोस्तों तो पूर्व में ये आपका ये यूपी में आलमगीरपुर हिंडा नदी के किनारे है। उसके बाद इधर आपका मांडा पड़ेगा, एक मिनट, ये सबसे उत्तरी छोर पे मांडा होगा, सबसे पूर्वी छोर पर आलमगीर होगा, आलमगीरपुर, और सबसे दक्षिणी छोर पर दायमाबाद होगा, और सबसे पश्चिमी छोर पर सुतगंगेडोर होगा। अगर हम बात करें दोस्तों, मांडा आपका चिनाव नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, और दायमाबाद जो है यह प्रवरा नदी के किनारे है। तो ये दोस्तों सिंधु सभ्यता के चारों दिशाओं में फैले ये 4 स्थलों के नाम है। तो अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता के ऐसा पूर्व में क्या है, पूर्व में है आलमगीरपुर, पश्चिम में आपका है दोस्तों सुतगंगेडोर, उत्तर में आपका देखें तो मांडा, और दक्षिण में देखें तो दैमाबाद। ये दोस्तों आपका यूपी में है, ये आपका महाराष्ट्र में है, ये आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है, ये आपका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान क्षेत्र में है। तो ये सिंधु सभ्यता का आकार की बात करें दोस्तों तो सिंधु सभ्यता का आकार आप ऐसे कर सकते हो, मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, फिर ये सुतगंगेडोर। यानी जो सिंधु सभ्यता का आकार था दोस्तों, वह सिंधु सभ्यता का जो आकार था वह कैसा था, त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था दोस्तों, त्रिभुजाकार था। यह सिंधु सभ्यता के हम कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में लिखे हैं। इन स्थलों का अध्ययन हम अगले वीडियो में देखते हैं दोस्तों कि कौन से स्थल थे, कहाँ पे पाए गए, किस राज्य में पाए गए, कैसे पाए गए। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।